ओके, तो अब तुम्हें ये देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, यही कह रहे हो? यस मैम। देखो पहले तो ऑब्जर्व करो बन रहा है, बनने के चांसेस है नहीं है, तो हम ले लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये रफ में ही वर्कआउट करके देखोगे तो तुम्हारे पास आ रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये रियल नंबर है, तो अगर a लेस देन बी स्क्वायर और b लेस देन सी स्क्वायर है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो। ठीक है, तो b जो है ज्यादा से ज्यादा सी स्क्वायर हो सकता है। अगर मैं b की जगह सी स्क्वायर में पुट करती हूँ तो C4 बनता है। तो ये नॉट ट्रांजिटिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है, a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर नेसेसरी नहीं बन रहा है। तो अब उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जैसे 25, 6। अब 25 लेस देन इक्वल टू 36 होता है। ठीक है, 25, 6 बिलोंग्स टू आर होगा। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर बड़ा नंबर लोगे तो उसके बाद कुछ और सोचो। 6, क्या ले ले, बताओ क्या ले ले? मतलब किस हिसाब से लेना है? तुम्हें ये चाहिए कि AC बिलोंग ना करे, AB बिलोंग करे और BC बिलोंग करे। तो AB तो बिलोंग कर रहा है, 25 लेस देन इक्वल टू 36 होता है। 4 ले लेते हैं। तो अगर 4 लोगे तो 4 का 6 लेस देन 16 तो हो जाएगा। ठीक है, 6, 4 बिलोंग्स टू आर, तो 6 लेस देन इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 लेस देन होता है। अब 25, 4, तो 25, 4 बिलोंग करेगा? नो मैम। तो इट डजंट बिलोंग्स टू आर। तो हो गया ना कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। मैम इसकी प्रॉपर वर्किंग कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना होता, एग्जाम्पल देना है बस। दिस एंड दिस बिलोंग्स टू आर बट दिस डजंट बिलोंग्स टू आर, बस यही लिखना है। ये भी तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ, इट्स अंडरस्टूड। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर यस है तो पूरा प्रूफ देना है, जैसे मैं राइट साइड पे कर रही थी। अगर आंसर नो होता है जब भी, तो हमें सिर्फ वो करना होता है, एग्जाम्पल लिखना होता है। ये है और ये नहीं है। तो 12th का बच्चा ओरल कैलकुलेट कर सकता है ना? समझ आ गया? यस मैम। सिद्धार्थ, तुम्हें समझ में आया? मेरे को एग्जांपल लेने नहीं आ रहा। तो एग्जाम्पल ऐसे सोचना पड़ेगा ना तुम्हें, ए बी और बी सी सोचने पड़ेंगे कि वो बिलोंग करे पर AC ना करे, तभी तो वो नॉन ट्रांजिटिव बनेगा ना। ये तो दिख रहा है कि ट्रांजिटिविटी तो नहीं प्रूव हो रही यहाँ पर, है ना? और AB कहाँ बिलोंग करते हैं? AB बिलोंग्स टू A। हाँ, तो वेयर AB बिलोंग्स टू कैपिटल A क्या है? A ग्रुप ऑफ बॉयज, ऑल सेट ऑफ बॉयज है। ठीक है ना? तो AB जो है सेट ऑफ बॉयज है, स्कूल के जो बच्चे हैं उनका। तो जब A और B दोनों बॉयज हैं तो A इज सिस्टर ऑफ B कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो एम्प्टी रिलेशन नहीं बनेगा। अब तुम्हारा बॉय स्कूल है और वहां पर मैं कहूँ कि 2 बच्चे उठा लूं और कहूँ कि A इज सिस्टर ऑफ B, पॉसिबल है तुम्हारे स्कूल में? नो मैम, बॉयज। बस वही चीज है। हाँ, इसका ये दूसरा वाला जो है ना, इसमें यूनिवर्सल क्या कहते हैं, तो R डैश इक्वल टू A R एम्प्टी हो गया, फाई हो गया। ठीक है, हाँ, ये तो एम्प्टी हो गया। R डैश इक्वल टू A, B such that the difference between the heights of A and B is less than 3 meters. हाँ, ये नहीं आया मुझे। तो मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ A माइनस हाइट ऑफ B। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं हम, तुम्हारे समझने के लिए लिख रही हूँ। लेस देन 3 मीटर्स, यही कह रहा है ना? हाँ। तो अब
3 मीटर समझ सकते हो कितना होता है? 3 मीटर। कितना होता है? अंदाजा लगाओ 3 मीटर कितना होता है? 9 फुट। फिर तो हो सकता है डिफरेंस दो बच्चों के हाइट में इतना, नहीं है ना? तो वो जो डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर तो हमेशा ही होगा, ऑलवेज ट्रू, है ना? अच्छा वैसे अच्छा ज्यादा ऐसे। तो नहीं हो सकता दो बच्चों की हाइट में डिफरेंस। हाँ समझ गया ऐसे फिर ये सोचो। यूनिवर्सल रिलेशन हो गया ना, सारे ये भी बिलोंग करेंगे, जितने भी बच्चे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, हम्म, ठीक है ना? तो दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर डैश बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब ये यहाँ पे हम यस में दे रहे हैं, देयरफॉर आर डैश इक्वल टू यूनिवर्सल रिलेशन। अभी इन वाले क्वेश्चंस में ना प्रॉब्लम मेरा ये हो रहा है मैम कि मतलब ये तो आपने पहले ये तो इसके पहले मेरे को सॉल्यूशन भी पढ़े। यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनता है? ए क्रॉस ए, जिस सेट का है उसका उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ हाँ तो ये वाले क्वेश्चंस का तो मतलब क्योंकि एनसीईआरटी वाले थे तो इनका तो करा रखा था हमें पहले ही, तो इनका तो मेरे को पता था कि कैसे करना है, लेकिन जैसे जो नया क्वेश्चन आता है ना उसको मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब ये तो नहीं रहा, जब मतलब तक जो तुम मुझे बताओगे नहीं नया क्वेश्चन कौन सा नहीं हाँ समझ में आया, तब तक मैं कैसे फोकस करूं? जैसे क्या कहते हैं जैसे ये एग्जांपल्स है ना, अब ये एग्जांपल है तो ये मैं जिसमें ये नहीं लिखा था ये आर डैश जो है आर डैश में हाँ ए कॉमा बी है, फिर उसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो हाँ, अभी तो मेरे को समझ आ गया, इसके पहले मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे करेंगे, मतलब वो ए है। वो थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज, थ्योरेटिकल चीजें होती है ना, तो इस लैंग्वेज से ट्यून होना पड़ता है। तो जितना हम क्वेश्चंस ज्यादा करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेंटल ट्यूनिंग बन जाती है। ओके। ये तो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मेंटल ट्यूनिंग बनेगी, क्योंकि बुक्स नॉर्मली बच्चे जो हैं वो कम पढ़ते हैं ना। आज तो तुम पढ़ रहे हो ये सारी चीजें, ठीक है, नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, तो इसलिए वो मेंटल ट्यूनिंग नहीं बनती उनकी बुक के साथ, वो खाली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, इसलिए ओके। बुक की लैंग्वेज समझने में टाइम लगता है। हाँ, और बताओ कौन सा क्वेश्चन? और एक ही था मेरा सिक्स सिक्स था हाँ। एक और भेजा है। एग्जाम्पल 6। हाँ एग्जाम्पल 6 था। नो एग्जाम्पल 6 नहीं था, एग्जाम्पल 3 था, एग्जाम्पल 6 तो हो गया, एग्जाम्पल 3 था। एग्जाम्पल 3 कौन सा? पेज नंबर 3 में है। अच्छा, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. हाँ बताओ। To L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2. यही दे रखे हैं ना? तो हमें ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है हमें? रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स क्या कहते हैं ए कॉमा बी ऐसा चाहिए होता है। हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए ए मतलब ए बी बी सेम सेम होना ए चाहिए। बिलोंग करना चाहिए, मतलब हाँ एल एल बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? हाँ तो एल एल आर को कब बिलोंग करेगा? क्या कंडीशन है बिलोंग करने के लिए, रिलेशन में आने के लिए क्या कंडीशन है? परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर। तो क्या कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर होती है? नहीं अपने कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर होती है? हम्म, बताओ। नो मैम। नहीं होती ना। तो L comma L doesn't belongs to R, as a line is never perpendicular to itself. ठीक है, तो therefore R is not reflexive.
अगर यही कंडीशन पैरेलल होता, L1 पैरेलल टू L2 होता तो क्या होता, तब रिफ्लेक्सिव होता, हाँ तब हो जाता। क्योंकि लाइन पैरेलल होती है अपने, है ना। हाँ तो अब सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या परपेंडिकुलर में चाहिए? सिमेट्रिक के लिए ए बी और बी ए ऐसा होना चाहिए, उल्टा तो उल्टा हम होना। हम कहेंगे लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। तो अगर L1 L2 बिलोंग करता है R का, R में, इसका मतलब क्या हुआ, L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो क्या L2 L1 बिलोंग करेगा R को? हाँ करेगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा ना, हाँ, मतलब अगर 90 L1 परपेंडिकुलर। L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी। हाँ तो L2 L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि L1 परपेंडिकुलर टू L2 इंप्लाइज L2 परपेंडिकुलर टू L1। तो एक ही बात है ना, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी। तो L2 L1 बिलोंग्स टू R हो गया। तो दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। R इज सिमेट्रिक, पैरेलल वाला भी और ये भी, दोनों आने चाहिए। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या लेट करते हैं? और ट्रांजिटिव के लिए L1 L2 होना चाहिए और L2 L3 होना चाहिए और L1 L3 होना चाहिए। तो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3, ये आ गया। तो अब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L1 और L3 में क्या रिलेशनशिप होगा? वो तो पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगी ना, ये देखो, ये ऐसे बन जाएगी ना फिगर। हाँ तो L1 और L3 पैरेलल हो गई, यस मैम। तो परपेंडिकुलर तो नहीं हुई। तो दिस इंप्लाइज L1 L3 doesn't belongs to R। प्रूव हो गया ना। दिस इंप्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। तो जब भी ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो ये दोनों चीजें लेट करनी होती है, ए बी और बी सी, और AC प्रूव करना होता है, ठीक है। मैम हाँ बेटे। मैम ये XYZ एक्सिस भी तो हो सकती नहीं, वो प्लेन में बात कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। है। ओके ओके। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। अगर यही स्पेस में होता तो भी ऑल के लिए ट्रू नहीं होगा ना, स्पेस हाँ। में भी हमें तो ऑल के लिए चाहिए होता है ना। तो मैम उसे कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो लाइंस इन अ स्पेस कहा जाएगा, इन अ नहीं, प्लेन की जगह स्पेस। ट्रांसिटिविटी उसकी कैसे डिफाइन की नहीं, तो वहां भी ट्रांजिटिव नहीं बनेगा ना, कहीं जाएगी? अच्छा पॉसिबल ओके। होगा कहीं नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि 3 लाइनें प्लेन में भी तो हो सकती है ना, ऑल के लिए तो ट्रू नहीं है ना। हमें ट्रांजिटिविटी के लिए जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें ट्रू लेना पड़ेगा। तो यस लेकिन मैम। अगर तीनों लाइन एक ही प्लेन में है, एक्स और वाई में है या वाई और जेड में है, ठीक है, एक ही प्लेन में है, तो उस केस में फॉल्स हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू नहीं बनेगा। फिर भी हमें तो ऑलवेज ट्रू चाहिए ना, कि जब भी ए बी बी सी बिलोंग करें तो ए सी बिलोंग करना चाहिए। तो वहां भी फॉल्स ही रहेगा ये। बट यहाँ पे तो हम वो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि प्लेन दे रखा है हमें, ठीक है। यस मैम। क्लैरिटी आ गई। यस मैम। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। मैम हम्म। एक इक्विवेलेंस क्लास समझा दो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है,
किसी सेट पर, तो वो जो है रिलेशन उस सेट को डिवाइड करता है इनटू सबसेट्स, और वो जो सबसेट्स होते हैं उन सबसेट्स को हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आसान तरीका सबसे, कि मैं एक रिलेशन डिफाइन करती हूं तुम्हारी क्लास के बच्चों पर। ठीक है, और वहां पे मैंने डिफाइन किया रिलेशन, क्या डिफाइन किया, R इक्वल टू A कॉमा B R equal to A comma B such that marks of A equal to marks of B। ठीक है, समझ आ गई? अपने क्लासरूम को माइंड में रखो। ए बी क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। डिफाइन R on the define relation R on the set of students of your class as R equal to A comma B such that marks of A equal to marks of B। इतनी बात समझ आ गई? तो मैं आगे चलूं, बोलो, रिलेशन समझ में आ गया ये? यस मैम। हाँ ये पढ़ रहा था। डिफाइन R ऑन द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तुम्हारी क्लास के बच्चों में मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? कि दो बच्चे तब रिलेटेड होंगे अगर उनके मार्क्स इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, हाँ यस मैम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब ये बताओ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव, ओके, रिफ्लेक्सिव ए। हाँ ए, एक बच्चे का मार्क्स उससे तो बराबर ही होंगे, अपने तो इक्वल ही होंगे, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो A कॉमा A कैसे लिखते हैं? मान लो आ ही जाता है प्रूव करना, तो कैसे लिखते हैं? A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। मैंने क्लास क्या ले ली? कैपिटल ए। यहाँ कैपिटल A लिख भी देती हूँ, S। ठीक है, तो A comma A belongs to R for all A belongs to A, this implies R is reflexive। ठीक है, ऐसे लिखना है। जब भी रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है तो ये तुम्हारा लिखना होता है। एक तो ये लिखना जरूरी है, A comma A belongs to R, और एक फॉर ऑल A belongs to A। ये दोनों चीजें लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक होगा, और यहाँ हेडिंग भी दोगे रिफ्लेक्सिव, पेपर में अगर प्रूव करना आता है तो। अब सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक, हाँ होगा। तो कैसे लिखेंगे हम सिमेट्रिक? पेपर में मान लो यही प्रूव करना आ जाए कि प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक, तो क्या लिखोगे? ए बी हाँ बिलोंग्स टू आर। हाँ, लेट क्या A लिखना B। होता है? लेट। हम लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए के मार्क्स बी के इक्वल हैं, तो दिस इंप्लाइज। हाँ, ऊपर वाले में एज्यूम नहीं करते? ऊपर वाले में एज्यूम नहीं करते, वो फॉर ऑल चाहिए हमें, क्योंकि अच्छा, ये फॉर ऑल चाहिए। इसमें खाली हम ये एज्यूम करते हैं लेट ए बिलोंग्स टू ए, ये एज्यूम करते हैं बस कि ए कोई एलिमेंट है सेट का जिस पर हमने रिलेशन डिफाइन किया है, और हमें फॉर ऑल करना है। सिमेट्रिक में क्या है कि जब ए भी बिलोंग करेगा तब बी ए बिलोंग करना चाहिए। तो वो जब तो मैं एज्यूम करूंगी ना, तभी तो तब पे जाऊंगी, है ना? यस मैम। जैसे बच्चा कहे मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं होमवर्क करूंगा। अब जब तक चॉकलेट नहीं दोगे तो हम होमवर्क की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एग्री किया। ठीक है, तो उसी तरह से है कि लेट होगा अगर ए भी बिलोंग करता है तब बी ए बिलोंग करना चाहिए। तो अगर तो हमें करनी पड़ेगी ना चीज को।
ठीक है, तो ये लिखना सीखना जरूरी है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखेंगे? मार्क्स ऑफ ए इक्वल टू मार्क्स ऑफ बी। ये तो आ ही गया अपने आप, क्योंकि ए बी हमने ले लिया आर में। अब मार्क्स ऑफ बी इक्वल टू मार्क्स ऑफ ए, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, एक ही बात है वो तो, है ना? तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। समझ में आया कैसे लिखना होता है? ठीक है, तो जब भी ए बी बिलोंग करेगा बी ए बिलोंग करेगा। अब ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे? मैम वो लिखना है, वो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। वो हाँ ऊपर लिखोगे तो दैट वुड बी वेरी गुड, ये ना। ओके। हाँ, तो अब यहां पर आ गया दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या लिखेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर और एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। गुड, तो दिस इंप्लाइज मार्क्स ऑफ ए इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ सी, मार्क्स ऑफ बी। पहले तो बी करेंगे ना, जो उससे आ रहा है पहले वो लिखेंगे, एंड मार्क्स ऑफ बी इक्वल टू मार्क्स ऑफ सी। तो अब इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए के मार्क्स बी के इक्वल हैं, बी के मार्क्स सी के इक्वल हैं, तो इसका मतलब मार्क्स ऑफ ए इक्वल टू मार्क्स ऑफ सी होगा। ठीक है, कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यस मैम। ए के मार्क्स बी के इक्वल है, बी के मार्क्स सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए के मार्क्स सी के इक्वल है। ये तो कॉमन सेंस हो गई, है ना? तो दिस इंप्लाइज, क्या लिखेंगे? इससे क्या इंप्लाइज हुआ? ये ट्रांजिटिव है। AC, ये लिखना जरूरी है बेटे, मार्क्स नहीं मिलेंगे अदरवाइज। AC बिलोंग्स टू R, ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। हमें प्रूव ही यही करना है कि AB और BC बिलोंग करता है, तो AC भी बिलोंग करना चाहिए। तो R जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive. This implies R is reflexive, symmetric, transitive. तीनों होता है तो क्या होता है? R is equivalent relation. R is an equivalence relation. Equivalence relation. ठीक है? तो हम इक्विवेलेंस क्लास की बात कब करते हैं? जब हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो मैंने एक ऐसा रिलेशन सेलेक्ट कर लिया जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन का काम क्या होता है? ये सेट को इक्विवेलेंस सबसेट्स में डिवाइड करता है। इक्विवेलेंस क्लास हम इन्हीं सबसेट्स को कहते हैं। वो सबसेट्स कैसे होते हैं? उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और उन सब का यूनियन जो है, ये जो सेट ए है जिसके ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया था, उन सब का यूनियन ए बन जाता है। तो इसको कहते हैं इट पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स एंड दीज सबसेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। अब वो सबसेट्स में कैसे होता है, कैसे डिसजॉइंट कर देता है, सबसेट्स कैसे बनते हैं? अब देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मान लो रोल नंबर 1 है, ठीक है, उसके कुछ मार्क्स होंगे। अब रोल नंबर 1 के इक्वल जो हैं रोल नंबर 7 के मार्क्स आए, तो उसको भी हम यहाँ बिठा देंगे, 1 और 7 रिलेटेड हो गए। अब रोल नंबर 7 के इक्वल जो हैं रोल नंबर 20 के मार्क्स आए, उसको भी हमने यहाँ रख दिया। अब रोल नंबर 20 के इक्वल रोल नंबर 25 के मार्क्स आए, उसको भी हमने यहाँ रख दिया। तो ये 4 बच्चों के मार्क्स इक्वल थे, हमने उनको एक क्लास में डाल दिया। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम।
अब आते हैं हम रोल नंबर 2 पे। क्लास समझ में आ रहा है? यस मैम। अब रोल नंबर 2 के इक्वल मान लो रोल नंबर 3 के मार्क्स है। सेम मार्क्स रोल नंबर 10 के हैं, सेम मार्क्स रोल नंबर मान लो 9 के हैं, और सेम मार्क्स रोल नंबर 30 के हैं। उन सबको हमने यहाँ रख दिया सेकेंड क्लास में, जिनके 2 के इक्वल है। अब 3 तो यहाँ आ गया, तो 3 की अलग क्लास बनाने का फायदा नहीं। अगर मैं 3 की बनाऊंगी तो यही आ जाएगा ना, 2, 9, 10, 30। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? यस मैम। 3 की क्लास बनाएंगे तो उसमें तो यही वाले बच्चे आएंगे। जब 2 और 3 के मार्क्स इक्वल है तो 3 और 2 के भी इक्वल है, 3 और 9 के भी इक्वल है, क्योंकि हमारा ये इक्वलेंस रिलेशन होता है ना। तो अब हम 4 के बनाएंगे। 4 ले लिया, 4 के इक्वल मान लो आगे मार्क्स 8 के, फिर आगे 22 रोल नंबर के, फिर आगे रोल नंबर 16 के, फिर आ गया मान लो रोल नंबर 50। तो ये एक बन गया प्लस। इसी तरह से हम 5 पे आ जाएंगे। 5 मान लो 6 के उसके इक्वल ही है। अब उसके बाद आगे मान लो रोल नंबर 13 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया रोल नंबर 27 आ गया। ठीक है, अब 5, 6 यहाँ आ गए, 7 यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, 8 भी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, 10 भी आ चुका है। तो अब रोल नंबर 11 की क्लास बनेगी, और इस तरह से रोल नंबर 11 में कुछ आ जाएंगे बच्चे। ऐसा भी हो सकता है कि एक रोल नंबर जो है बच्चा है वो टॉपर ही है, उसके सबसे ज्यादा नंबर हैं, और उसका रोल नंबर 40 है, और उसकी क्लास में कोई और एलिमेंट ही ना हो, वो अकेला ही वहां बैठा हो। ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी क्लास में एक ही बच्चा हो, है ना। तो ऐसे अलग अलग क्लासेस हमारे पास बनती चली जाती है। पर ये जितनी भी क्लासेस बनेंगी वो सब जो है म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी, उनमें कभी कुछ कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहला क्लास है उससे जो भी हमने यहाँ पर एलिमेंट लिखा उससे जितने भी रिलेटेड है सब यहाँ घुस जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम ये सारी क्लासेस में ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन था वो पूरी क्लास को इस तरह से अलग अलग सबसेट्स में डिवाइड कर देगा, और वो जो सबसेट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। बात समझ में आ गई? तो कोई भी रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो क्या करता है, सारे उस सेट को अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग पोर्शंस में बांट देता है। एक पोर्शन में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो आपस में रिलेटेड हो, फिर सेकंड वाले में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे वो रिलेटेड, तो ये सारे सबसेट्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं? यस मैम। कुछ डाउट है? हाँ, अगर एक ही जगह रियल नंबर हो, हाँ वो रियल नंबर हो या कुछ भी हो वो तो रिलेशन पे डिपेंड करता है ना। जो भी मैम रिलेशन है, रियल हम नंबर है तो रियल नंबर ये वाला आएगा। सबसेट कहाँ तक बनाते रहेंगे फिर? तो इनफाइनाइट सेट बनेगा। इनफाइनाइट सेट सबसेट्स नहीं होते क्या? हाँ, हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे। ये तो मैं तुम्हें लिख के दिखा रही हूँ, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में सबसेट्स बनेंगे, है ना। वो तो रिलेशन पे डिपेंड करता है ना, रिलेशन क्या है। बट इतना तुम विजुअलाइज कर सकते हो कि किसी भी सेट पर जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सेट को डिवाइड कर देगा इनटू पार्ट्स। अगर इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट बनेंगे तो बनेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मान लो बना दिया। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे हमने रिलेशन बना दिया कि a एंड b आर रिलेटेड इफ दे आर ऑड नंबर, तो वो रिलेशन बन जाएगा। या कुछ कुछ भी रिलेशन इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। a एंड b आर रिलेटेड इफ बोथ आर डिविजिबल बाय 2, इस तरह से बना सकते हैं। तो जो रिलेशन है उसके हिसाब से सबसेट्स बनेंगे। सबसेट्स बनेंगे तो वो जो है वो क्लासेस बन जाएंगी। वो इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है। तो मैं तुम्हें लिख के दिखा रही हूँ कि ऐसा कुछ तुम्हारे मन होना चाहिए रिलेशन क्लासेस का मतलब।
ठीक है। Yes, ma'am. An equivalence relation on a set S कह लो, कैपिटल A कह लो, जो लिखना चाहो, on a set A partitions, वर्ड जो यूज होता है वो होता है partitions, partitions it into mutually disjoint subsets. ठीक है, each subset is called an equivalence class. इनका जो यूनियन होगा A1 यूनियन A2 यूनियन AN, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड तुम्हें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं, तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब का यूनियन जो है वो A होता है, और इंटरसेक्शन आपस में कोई भी एक दूसरे में एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, वो फाई होता है। और हर एक सबसेट के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। तो तीन कंडीशंस होती हैं, एक ये और थर्ड, ऑल एलिमेंट्स equivalence class are related to each other। ठीक है ना, समझ आ गया? अब इस एग्जाम्पल से तुम्हें याद रहेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे स्कूल और क्लास के हिसाब से एग्जाम्पल लिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये? से है मतलब वो तो सब जो सबसेट है वो एक दूसरे से रिलेटेड थोड़ी है, मतलब सबसेट से रिलेटेड नहीं है बेटा, मैंने कहा ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा अच्छा एक इक्विवेलेंस क्लास के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे, जो भी रिलेशन उनको पार्टीशन कर रहा है। ठीक है ये है ना, जैसे ये यहाँ पे हमने सबसेट्स बनाए थे, जो पहले वाला सेट है इसमें रोल नंबर 1, 7, 20, 25 इन सब के मार्क्स इक्वल थे, यही हमारा रिलेशन था। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो अब जैसे मान लो मैंने A ले लिया, A इक्वल टू x belongs to Z such that 0 less than equal to x less than 20। ठीक है, ये सेट ले लिया, और इस सेट में मतलब 0 से 20 तक के एलिमेंट्स हम ले रहे हैं। इस सेट पे हमने रिलेशन R डिफाइन किया, R इक्वल टू A, B such that mod of A minus B is a multiple of 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। ठीक है, हम ये क्या लिखा है ए हाँ, फर्स्ट लाइन में x belongs to z के बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अच्छा 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 0 से 20 के बीच के इंटीजर्स। ठीक है, ये जब लास्ट टाइम में पेपर चेकिंग चल रही थी तो उसमें एक बच्चे के 100 आते आते इसी क्वेश्चन की वजह से उसका एक नंबर कट गया कि उसने ट्रांसटिविटी में एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं दिया हुआ था, 99 पे रुक गया बच्चा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में।
इसका इक्विवेलेंस रिलेशन करना, नहीं करना आता हो तो फिर मैं कराऊंगी, ठीक है। अब ये जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसमें ये डिवाइड करता है इस सेट को इक्विवेलेंस क्लास में। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फाइंड। वैसे तो जैसे पेपर आता है ना, तो पेपर में लिखा जाता है, जैसे उसको पूछना है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, मान लो वो लिख के देता है 6। तो इसका मतलब क्या है कि 6 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तुम लिखो, है ना। अगर ऐसे आता है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6, तो सिर्फ 6 से रिलेटेड जो एलिमेंट्स है वो लिखने हैं हमने। तो कैसे लिखेंगे 6 से रिलेटेड? हमारा रिलेशन क्या है कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो 6 माइनस क्या इज अ मल्टीपल ऑफ 5 होगा? 1। तो एक एलिमेंट जो 6 से रिलेटेड है वो तो हो गया 1। 1 माइनस 6 का मॉड करेंगे 5 आ जाएगा, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 11 और 11 11 माइनस 6 5 आ जाएगा, ठीक है। -9 -9 नहीं लेना, ये तो 0 से 20 के बीच में। ओ ए को ध्यान में रख के चलना है। और सिद्धार्थ बताओ, तुम भी बताओ साथ साथ। 16 16। और बस सिद्धार्थ तुम बताओ, कोई और रहता है? कुछ समझ नहीं आया। हमें वो एलिमेंट चाहिए सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 5। कि a माइनस बी जो है जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जैसे 1 माइनस 1 0 होता है, सॉरी 1 माइनस 6, 1 माइनस 6, ठीक है। तो 1 माइनस 6 लिया तो -5 आया, आया ना। और मॉडुलस है तो +5 आ जाएगा, तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो तो फिर मॉड 6 ऑफ, से रिलेटेड तो ये 5 हो गया। तो 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 5 हो गया ना 5, तो 1 ले लिया हमने। फिर ऐसे 11 पलाश ने सजेस्ट किया 11 माइनस 6 क्या होता है? 11 माइनस 6 भी 5 होता है, तो वो भी ठीक है। फिर 16 माइनस 6 क्या होता है? 10 होता है, वो भी ठीक है ना। वो भी 5 से डिविजिबल है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिर 26 भी हो गया फिर तो। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी तो है 20 तक। ओके। और बताओ, और कोई, और कोई यहाँ मिस हो रहा है? नो मैम। नहीं मिस हो रहा? सिद्धार्थ तुम बताओ। कोई और मल्टीपल ऑफ 5 बन रहा है? 6 हाँ, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो तुमने मिस कर दिया, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो होगा ही होगा ना, तभी तो इक्विवेलेंस क्लास बनी। तो खुद तो वो आएगा ही आएगा वहां पे। 6 के साथ 6 तो रिलेटेड होगा ही होगा, रिफ्लेक्सिव तो है ही, है ना। यस मैम। तो 1 11 16 6, 6 माइनस 6 0 होता है, तो 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 आ गई। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ, फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। फाइंड ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। पेपर में एक आधी पूछेंगे, सारी नहीं पूछेंगे, मैं तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। तो अब इक्विवेलेंस क्लासेस में सबसे पहले हम ले लेते हैं 0। सबसे पहला एलिमेंट है 0। अब 0 की क्लास में कौन कौन आएगा? 0 आएगा, 0 खुद आएगा, और 5 5 आएगा। 5 माइनस 0 5 हो गया, ठीक है। 10 15 10 15। सिद्धार्थ बोलो, समझ में आ रहा है? 20 20, ऊपर 20 इंक्लूडेड है।
नहीं। स्ट्रिक्टली लेस देन दिया हुआ है ना, तो ये ध्यान देना है हमने कि लेस देन इक्वल टू होता तो 20 लेते, हाँ स्ट्रिक्टली लेस देन है तो नहीं लेंगे। नहीं अब इक्वलेंस क्लास ऑफ 1, इसमें क्या आएगा? 6, 11, 16। वो तो वही वाले एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 तो लोगे ही लोगे, हाँ 6, 11, 16 जो ऊपर हमने निकाले थे, ठीक है। अब इक्वलेंस क्लास ऑफ 2, 2, अब सिद्धार्थ को बोलने दो, सिद्धार्थ बोलो। 7। 2 तो आएगा ही आएगा, हाँ 7। 2 7 आएगा। 12 12 माइनस 2 10 होता है, ठीक है। 17 17, हाँ। और बस 20 तक तो जाना ही है ना। मैम 9, वो 9 कह रहा हूँ, 7 7 तो ले लिया। हो गया। ओके। इक्वल्स क्लास ऑफ 3 बताओ अब। 8, हाँ मतलब 3 तो होगा। 3, Then 8, 8 हाँ। 13। अब तुमने नोटिस किया 5 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा नहीं नोटिस किया? देखो ऊपर से स्टार्टिंग से ही यही चल रहा हाँ है ना। अब इक्वल्स क्लास ऑफ 4, 9 पहले 4 बोलो। 4 9 9, 4 नहीं लिखोगे तो कट जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा ये 14 राइट होता है या रॉन्ग होता है? हाँ, 4, 9, 14 14, 19 90। और इक्वल्स क्लास ऑफ 5 क्या आएगी? 5 हम्म 10 15 5, 10, 15। 0, 0 0 भी तो आएगा। 5 माइनस 0 5 होता है ना। तो तो फिर यहाँ ऊपर क्यों नहीं आया? 0 3 माइनस 3 भी तो 0 ही होता आ तो गया। 3 माइनस 3 0 होता है, तो लिया तो। है। हाँ तो बोला तुम्हें, मतलब 5 लेना है ना। हाँ 5 लेना है, हाँ 5 हो गया ना, 5 हो गया, 10 हो गया, 15। और 0 भी तो लेंगे ना। इक्वल्स क्लास ऑफ 5 में तुमने कहा 5, 10, 15, यही कहा ना। हाँ तो फिर 0 भी तो आ रही है ना, 5 माइनस 0 जो है वो 5 होता है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, अच्छा ओके ओके ओके। तो 0 भी लेनी पड़ेगी, है ना। और देखो ये और ये सेम है ना। हाँ तो इसके बाद 4 के बाद जितनी भी करोगे वो सेम आती जाएंगी। 6 करोगे तो यही वाली आ जाएगी जो 1 की थी, 7 करोगे तो ये 2 वाली आ जाएगी, लाइक दिस, है ना। क्योंकि चाहे 1 की क्लास लिखो या 6 की लिखो या 11 की लिखो, एलिमेंट्स तो सेम ही आने हैं ना, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। क्लास का मतलब होता है वो सब एलिमेंट्स जो आपस में रिलेटेड है, तो तुम उसका कोई भी एलिमेंट उठाओगे क्लास सेम आएगी। मैम जैसे अगर हम अभी 6 की निकालें, हाँ ये निकाली तो ना 6 की। हाँ, अब इस अगर हम इसके बाद निकालें तो फिर उसमें 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 1 तो लेना ही पड़ेगा ना, तुम तो मिस थोड़ी कर सकते हो। हाँ, तो उसमें सिर्फ 6 में 1 लिखेंगे या सारे एलिमेंट लिखेंगे? सारे लिखेंगे, 6 की क्लास लिखेंगे तो 1, 6, 11, 16 सारे ही लिखेंगे ना। तुम आगे पीछे लिख दो कोई बात नहीं है, बट नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे जैसे 1 भूल जाते हैं, वो 6 ऑनवर्ड स्टार्ट कर देते हैं, पर लिखने सारे हैं। तुम आगे पीछे लिख दो वो कोई बात नहीं है, 6, 1 लिख दो, क्योंकि तो सेट है, सेट में ऑर्डर नहीं फर्क पड़ता, लेकिन लिखने चारों एलिमेंट्स हैं। अगर मिसिंग होगा तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। नहीं, जैसे हमें उसमें पूछा है कि 1 और 6 की इक्विवेलेंस बतानी है। 1 और 6 दोनों की बतानी है, हाँ तो सेम ही आएगी। अच्छा, हाँ ठीक है। इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 इज सेम एज इक्वलेंस क्लास ऑफ 6, ठीक है। लिखोगे सेम है। ठीक है, समझ आ गया। तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी वहां पे कि ये दोनों इक्वल है, या फिर दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना बेटे, क्वेश्चन में मैम क्या पूछा जा रहा है। हाँ लेकिन अभी तो आपने बताया था कि जो ये सबसेट्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, हाँ। तो फिर 1 और 6 तो कॉमन आ रहा है उसमें नहीं सबसे। तो कैसे कॉमन आ रहा है, ये ऐसे है ना सेट, ये तुम्हारा सेट ए है जिसमें 1 to 20 की काउंटिंग है, 0 to 20 सॉरी। तो इसमें जो है तुम्हारा
जहां 0 आया वहां 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया। फिर जहां तुमने 1 लिया, 1 वाले में 6 आ गया, 11 आ गया, 16 आ गया। तो अब 6 की तो यहाँ पर क्लास बनेगी ही नहीं ना, 6 की तो सेम यही वाली बनेगी। फिर मैं 2 की क्लास यहाँ पे इसी तरह से बनाऊंगी, और फिर ये यहाँ पे जो है हम ये 3 की क्लास बनाएंगे, और फिर ये 4 वाली बनाएंगे। तो उसके बाद तो एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, अब तो पूरा सेट खत्म हो गया। ऐसे 3 का 3, 8, 13, 18, तो ये तो सारा सेट डिवाइड हो चुका है ना। यस तो अब एग्जामिनर तुमसे 1 की पूछे या 6 की पूछे, वो उसकी मर्जी है, वो तो उसकी मर्जी है ना, वो कौन सा पूछता है। लेकिन 1 की क्लास वही है जो 6 की है, तो वो कहलाएगा यही वाला ही। ठीक है, यस मैम। तो ये तो हो गया। अब पता नहीं तुम लोग कितना ट्यून्ड हो या नहीं हो। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं पेपर में। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 so on 9, and R be defined, R क्या रिलेशन है, and relation R be defined, and relation R be defined on A क्रॉस A। A की जगह किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं हम रिलेशन? ए क्रॉस A क्रॉस A पे। A क्रॉस A समझते हो? A क्रॉस A में कैसे एलिमेंट्स होंगे? सेम मतलब A क्रॉस A में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था 11th में, A क्रॉस A। जरूरी नहीं है कि ये एक सेट वाला क्वेश्चन आए, ऐसा भी आ सकता है, पेपर में दोनों तरह के आते हैं। A क्रॉस A क्या होता है? 1,1 हाँ, 1,1 और 1,2 1,2। तो ऐसे ही चलता रहेगा अप टू 1,9 तक। हाँ ठीक है, फिर 2,1 सो ऑन अप टू 2,9 तक। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर चलते रहेंगे 9,1 से लेकर के, ये पढ़ा था ना लास्ट ईयर 11th में। तो ये होता है ए क्रॉस ए, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो आर एक रिलेशन है डिफाइंड ऑन ए क्रॉस एज, ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट्स हैं? ए बी, इस टाइप के। ए बी रिलेटेड टू सी डी if and only if and only if लिखो चाहे खाली if लिखो, बात वही है। if and only if यहाँ पर a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। a प्लस डी मतलब a और d का सम जो है वो सेम हो जो b और c का सम है। तो अब a पर ना डिफाइन होके रिलेशन a क्रॉस a पर डिफाइंड है। तो क्वेश्चन ये है फाइंड, एक तो ये शो दैट R is an equivalence relation। ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी रिपीट करना एक बार मैम, क्या कह रहे थे आप? मैम रिपीट करना, कुछ कह रहे थे आप मुझे। शो दैट R is an equivalence relation। ओह अच्छा अच्छा, ओके। नहीं कुछ नहीं, ठीक है ठीक। एंड फाइंड equivalence class of 2,5। equivalence class of 2,5। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अब ये तुम्हें प्रूव करना आता है, शो दैट R is an equivalence relation, ये भी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। हमारे प्री बोर्ड में भी आया था ना, तो आते हैं ये वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मतलब बस प्लस नहीं था, मल्टीप्लाई, हाँ कोई प्लस वाला दे देते हैं, कोई मल्टीप्लाई वाला दे देते हैं। हाँ, अब ये आता है तुम्हें कि कैसे शो करेंगे R is an equivalence relation? हाँ मैम। हम्म यस मैम, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए
let a comma d belongs to R, लेट ए कॉमा, हाँ, d belongs to R, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव के लिए a comma d, ए कॉमा डी, ए कॉमा डी कहो चाहे बी कहो चाहे जी कहो, डजेंट मैटर, बट क्या रिफ्लेक्सिव में तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट नहीं होता। मैंने क्या बताया था रिफ्लेक्सिव कैसे स्टार्ट करना है। हमें रिफ्लेक्सिव में क्या प्रूव करना होता है, a is related to a, एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट हो वो अपने से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, ऑन a cross a, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट एज्यूम करेंगे ना, तो क्या लिखोगे, लेट सिद्धार्थ आता है, हाँ क्या मैम? क्या स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव, ओके रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। वो तब करते हैं जब हमें रिलेशन जो है ए के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। हम यहाँ पर रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, let हाँ। a comma b belongs to a cross a, हम रिलेशन किस पर डिफाइन कर रहे हैं, ए क्रॉस ए पे डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा ओके ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ए कॉमा बी टाइप के होते हैं। ये मैंने बताया ना, ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स ऐसे होंगे, है ना। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, क्योंकि हमारा सेट यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस ए है। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी रिलेटेड टू ए बी। अब रिलेटेड के लिए क्या कंडीशन है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तब तुम यहाँ पर रफ में लिख के देख लो, ए बी रिलेटेड टू ए बी कब होगा, कब होगा, जब a plus b equals to a plus b होगा, ए प्लस बी equal to a plus b, इक्वल टू क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, अप्लाई करो ऊपर वाली कंडीशन, इस कंडीशन को अप्लाई करो। ए प्लस बी इक्वल टू a plus b, ए प्लस बी बन रहा है, ध्यान से देखो, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, a plus b is equals to b plus a, हाँ, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो क्या ये ट्रू होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ए बी यहाँ पर क्या है, ए या बी क्या चीज है, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है यहाँ पर, दे आर elements of set a, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो अगर नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 हो तो उसमें ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है ना, है ना। नेचुरल नंबर्स में हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, एक ही आता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कोई भी कैपिटल ए में 1 to 9 में नंबर लेंगे तो ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है, समझ आया। तुम्हें इसकी अलग से प्रैक्टिस चाहिए, मेरे साथ बैठ करके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तब समझ आएगा, ये ऐसे नहीं आता। अब सिमेट्रिक सिद्धार्थ समझ में आया, रिफ्लेक्सिव तो गया नहीं? नहीं आएगा, लेकिन ऐसे तो आ गया समझ में, आ गया। अच्छा, अब सिमेट्रिक के कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें करेंगे लेट ए बी और बी ए, लेट ए बी। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए बी बी ए चाहिए होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी बी ए बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए बिलोंग्स टू आर चाहिए होता है। वो तो तब चाहिए होता है ना जब वो सेट ए पे चल रहा हो। अब ये सेट ए क्रॉस ए पे चल रहा है। हाँ, तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए और बी ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ऐसे नहीं होगा। हम ये कहते थे ना बेटा वहां पे कि ए रिलेटेड टू बी हो तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ये कह रहे थे ना। तो यहाँ पे
ए बी रिलेटेड टू CDO। अगर कोई एलिमेंट ए बी जो है वो CD से रिलेटेड है तो CD जो है वो ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। मैम वो ट्रांजिटिव नहीं होता क्या? बेटा वो अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, सीडी सीडी सीडी, ये एक एलिमेंट है हाँ क्योंकि ये A क्रॉस A पे डिफाइन हो गया है ना सेट। ये यस मैम, A की जगह A क्रॉस A है हमारा। अब ये डिफाइंड है ऑन A क्रॉस A। पहले वो खाली A था। अगर तुम्हें इससे कंफ्यूजन होता है तो मैं X Y और इस तरह से भी ले सकती हूँ, है ना। AB रिलेटेड टू CD, तो हमें क्या प्रूव करना है? CD रिलेटेड टू AB। अब AB रिलेटेड टू CD हो तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे? A plus B रिलेशन equals अप्लाई to B करो। plus A प्लस D इक्वल टू B प्लस C। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव क्या करना है? is related to B. हमें प्रूव करना है CD रिलेटेड टू AB। तो ये कब होगा? C प्लस B इक्वल टू D प्लस A होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन निकल के आ रही है। तो अब हम ये देखो, ये B प्लस C है तो इसको C प्लस B लिख सकते हैं, ये A प्लस D है तो इसको D प्लस A लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होती है नंबर्स में। तो दिस इंप्लाइज CD रिलेटेड टू AB। दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। इसको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। पर पेपर में आ जाते हैं ये चीजें। अब ट्रांजिटिव में क्या लिखेंगे? Let सिद्धार्थ A, समझ में आया? हाँ आ बेटा ये गया। ए बी जो है ये वन एलिमेंट है। जैसे वहां पर खाली ए वन एलिमेंट था, यहाँ पर ऑर्डर पेयर है। ओके, जैसे वहां पे L1 एक एलिमेंट था, L2 एक एलिमेंट था लाइन में, तो ये ए बी जो है ये एक एलिमेंट है यहाँ पर। क्योंकि सेट जो रिलेशन है वो हम इस पर डिफाइन कर रहे हैं। ये जो ए क्रॉस ए मैंने लिखा है ये, तो इस ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी की फॉर्म में है। तो वहां मतलब पर तो हम लिख 1,1,2 एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, 1,1 एक एलिमेंट है, 2,9 एक एलिमेंट है, 2,5 एक एलिमेंट है। तो वहां पर हम लिखते थे ए रिलेटेड टू बी। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? कोई एलिमेंट ए बी रिलेटेड टू कोई एलिमेंट सी डी। वहां पे सिंगल ए सिंगल बी होता था, तो वहां पे हम लिख देते थे ए रिलेटेड टू बी, या हम लिखते थे ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे करते थे लेट। तो अब ये यहाँ पर ए बी एक एलिमेंट है। यहाँ पे जो बिलोंग कर रहा है वो आर में जो है एलिमेंट कैसे होंगे? ए बी कॉमा सी डी। मतलब अगर मैं वैसे लिखूं तो मुझे ये करना पड़ेगा ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। और ये लिखने में बहुत सारी ब्रैकेट्स लगाने पड़ती है, इसलिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं। इसका ये एक एलिमेंट है, इसका ये एक एलिमेंट है, ठीक है। हाँ ये सर, ये ऑर्डर्ड पेयर पे चल रहा है रिलेशन। जैसे पहले मैंने तुम्हारे क्लास के बच्चों का एग्जांपल लिया तो मैंने कहा मार्क्स ऑफ ए इक्वल टू मार्क्स ऑफ बी, ठीक है, सिंपली ये लिया। अब मैं कहूं कि बच्चे के मार्क्स इंग्लिश और मैथ्स के जिनके इक्वल हैं वो एक साइड आ जाएंगे, तो हम इंग्लिश कॉमा मैथ्स वाले मार्क्स सबके ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, है ना। तो वो ऑर्डर्ड पेयर पे चल रहा है। ये यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर पे चल रहा है, और यहाँ पे जो है ये सिंगल सिंगल एलिमेंट पे चल रहा था जो पहले सेट था। यहाँ पे जो हमारा सेट था वो सिंगल एलिमेंट था जब तुम यहाँ कर रहे थे। ये ए कॉमा बी रियल नंबर,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल किए ही नहीं है, एक्सरसाइज तो करी है। एक्सरसाइज में नहीं है ना। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। गलत लिख गई ना मैं, ए बी तो इसमें आर को बिलोंग ही नहीं करता, आर को क्या बिलोंग करेगा, ए बी एंड सी डी। इसमें ये नोटेशन नहीं लिखते इसलिए हम, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज, अप्लाई करो, अप्लाई करो कंडीशन, A plus D is equals to B plus C. a plus d equal to b plus c and C plus c F. plus f equal to d plus e। D plus E. अब मुझे प्रूव क्या करना है, A comma B is related to E comma F. a comma b रिलेटेड टू e comma f। तो मुझे प्रूव करना है, इसका मतलब a plus f equal to b plus c। तो ये दोनों कंडीशंस को यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। Yes ma'am. कैसे, A देती हूँ, ऊपर नीचे लिख देती हूँ, c plus f equal to d plus e, ऐसे लिख देती हूँ। अब देखो ये दो इक्वेशन से तुम्हें यहाँ पे जाना है कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो जाए, मतलब तुम्हें प्रूव करना है a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो कैसे प्रूव करेंगे इन दोनों से, इसमें से D minus C निकाल लेंगे या फिर C minus D निकाल लेंगे, फिर और इसमें से भी C minus D निकाल लेंगे। और सिंपल सोचो कुछ, सिद्धार्थ दिखाई दे रही है राइट साइड पे, हाँ दिख रहा है। a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई चाहिए मुझे, और ये दो इक्वेशंस हैं, क्या करें, इन दोनों से कैसे प्रूव करें a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ये कई बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में, पुराने पेपर देखोगे तो समझ आएगी। क्या करोगे, a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ जाए, मतलब हमें सी डी नहीं चाहिए। ये देखो ना यहाँ पे राइट साइड में जो कंडीशन है इसमें सी डी नहीं है, सी और डी दोनों नहीं चाहिए, तभी तो ए एफ बी ई में रिलेशन आएगा ना। नहीं समझ आया, दोनों को ऐड कर दो, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, क्या आएगा, B plus C plus D plus E. तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। हम्म अब देखो C से C कट रहा है, D से D कट रहा है, तो क्या आ गया, a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी, आ गया ना। तो दिस इंप्लाइज, ऐसे राइट साइड पे करके देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या, ए बी रिलेटेड टू ई। तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। तो आ गया आर इक्विवेलेंस रिलेशन। Yes ma'am. अब हमें यहाँ पर चाहिए इक्विवेलेंस क्लास किसकी, लिखा है मैंने 2,5 की। तो अगर इक्विवेलेंस क्लास 2,5 की पूछी है, इसका मतलब मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो 2, 5 से रिलेटेड हो, ठीक है। और हमारे पास कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स हमारे 1 to 9 के बीच में हैं ए सेट में। तो ए क्रॉस ए में हमारे पास यही ऑर्डर पेयर है, 1 1 से लेकर 9 9 तक, ये ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे में हम करते हैं कि ए बी, लेट ए बी रिलेटेड टू 2,5, ठीक है। ऐसे तुम अपने मन में रफ में लिख लो। तो अब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दो। कंडीशन क्या बनेगी, रिलेशन की कंडीशन अप्लाई करो सिद्धार्थ। हाँ ये सब क्या कंडीशन बनेगी, ए बी रिलेटेड टू सी डी वाली कंडीशन अप्लाई करो। अच्छा क्या अच्छा कंडीशन, हाँ
ए प्लस ए प्लस बी डी, ए प्लस डी, तो यहाँ पर डी क्या है? यहाँ पर डी की जगह क्या लिखा है मैंने? 5, तो ए प्लस 5 इक्वल टू ए प्लस 5 इक्वल्स टू बी प्लस 2। बी प्लस 2। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? a माइनस बी इक्वल टू 3, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन निकाल लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, जो भी एलिमेंट 2,5 से रिलेटेड होगा वो उसमें ये कंडीशन ट्रू होगी कि a माइनस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे तुम ऐसे सोचो, एलिमेंट मान लो तुमने 1 ले लिया, तो यहाँ पर क्या लो कि a माइनस बी जो है वो 3 आ जाए। 1 माइनस समथिंग तो नहीं 3 आएगा, है ना? हाँ, हमारे पास yes. एलिमेंट 1 to 9 है, तो 1 4 माइनस लेना तो नहीं पड़ेगा। आएगा। हम 4 ले लेते हैं, 4,1, 4,1 3 आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. इसी 5 तरह to से 5 to ये मैंने गलत लिख दिया ना, a माइनस बी -3 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, -3 आ रहा है। के लिए क्या चक्कर है? ठीक है, तो a माइनस बी -3 आ रहा है, तो 1 कॉमा से -3 किसके साथ आएगा? 1,4। 4 ठीक है, और क्या आएगा? 2 5 2 5 और 3 6 3 6। a माइनस बी देख रहे हो ना, ये मैंने ये जो कंडीशन बनाई है, देखो जरा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, तुमने भी नहीं देखा, ये -3 बन रही है कि ए बी का डिफरेंस -3 होगा तो वो रिलेटेड होंगे। फिर 4 4 7 4 7, फिर उसके बाद 5 8 5 8 6 9। 9 बस 9 से आगे तो हमें जाना नहीं है, 7 से तो फिर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10। वो तो हम ले नहीं सकते। तो ये आंसर हो गया इसका। समझ आई बात? सिद्धार्थ, समझ में आया? हाँ, यस मैम। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, मान लो मुझे चाहिए क्लास ऑफ 4,8, तो क्या बनेगी? दोनों निकालो और मुझे बताओ। 4,8 की क्लास निकालो, इसी तरह से रिलेशन बनाओ जैसे मैंने बनाया, ए बी रिलेटेड टू 2 5, ऐसे तुम लो ए बी रिलेटेड टू 4 8। अच्छा, लेट ऐसा क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट लेके चलो कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा पेपर में, इक्विवेलेंस क्लास पे। 5 ऑर्डर्ड पेयर वाले तो आते ही आते हैं क्वेश्चन पेपर में। रिलेटेड टू 4 8, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ओके, a प्लस हो गया 8 इक्वल्स टू 4 प्लस b प्लस 4। इसको हाँ, क्या आया? क्या कंडीशन बनी? a माइनस b इक्वल्स टू 4 माइनस a माइनस बी इक्वल टू -4। -4। ये ना ऐसे भी लिख सकते हो, और आसान तरीका ये होता है, तुम लिख लो b इक्वल टू क्या बन रहा है, b इक्वल टू क्या बन रहा है? a प्लस 4। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, इससे और भी इजी हो जाता है। मान लो तुमने लिख लिया b इक्वल टू a प्लस 4, तब a तुमने यहाँ पे 1 ले लिया, तो b क्या आएगा? हम्म 5 5। ठीक है ना, 1 प्लस 4 5 हो गया। ऐसे ही मान लो यहाँ पर तुमने 2 ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा? 6 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, यस मैम। 3 ले लिया तो 7 आ जाएगा। ये b निकाल लिया ना इन टर्म्स ऑफ a, तो और जल्दी हो जाता है हमारा। इसी तरह से 4 8 तो आना ही आना है, खुद एलिमेंट तो होगा ही होगा। अगर खुद नहीं आ रहा तुम्हारा तो मतलब तुमने कहीं गलती करी है। फिर 5 9, और इसके बाद के बाद नहीं है।
इसके बाद नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 9 तक ही है हमारे पास एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर वाले भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं।